हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपीरियर कोचिंग क्लासेस। और ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये क्लास 9 का साइंस का वीडियो है। और इस वीडियो में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, इसका मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और ये वीडियो थोड़ा सा कुछ हद तक लंबा हो सकता है, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ। और आप लोग ये जो पॉइंट लिखा हुआ है जिसे याद करने की जरूरत है लिख दिया है स्मरणीय, दैट मीन्स याद तो करना ही है इसे। और आप लोग चैप्टर में अगर पढ़े होगे इसमें कि बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? पदार्थ कहा है, ठीक है। और भारत के जो दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है और उसे बोलते हैं पंच तत्व, ठीक है। क्या बोलते हैं? पंच तत्व। और ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो इसी तरह के कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं और इसी पॉइंट को पढ़ करके आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो उस पॉइंट को आप लोग अगर चाहें तो इसे झार अपडेट से ऑफिशियल वेबसाइट जो झारखंड का है वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां जाके कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं, जो कि अभी हम पढ़े हैं, है ना। चलिए ठीक है। तो फर्स्ट का पहला का आंसर हो जाएगा ए, पदार्थ। सेकंड है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ ऑप्शन में 3 मूल तत्व दिए हुए हैं, अग्नि, आकाश, वायु। और लास्ट ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। तो आप लोग को तो पता ही है कि ये सभी हैं, 2 और इसमें छूटे हुए हैं, ठीक है। अगला थर्ड में बोल रहा है कि पदार्थ बने होते हैं। तो पदार्थ किस चीज से बने होते हैं? तो पदार्थ जो बने होते हैं वो कणों से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरफ है क्वेश्चन नंबर 4, यहां आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कण होते हैं। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो देखने योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? तो जब पानी में हम चीनी को मिलाते हैं, चीनी को घोलते हैं, तो क्या होगा? तो पानी का आयतन ना बढ़ेगा और ना घटेगा। तो कोई परिवर्तन पानी के आयतन में नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पानी के अंदर खाली स्थान, रिक्त स्थान होता है जो चीनी को अपने अंदर समावेशित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? तो यहाँ कह दिया है कि कौन सा पदार्थ नहीं है। तो जल एक पदार्थ है, गंध भी एक पदार्थ है क्योंकि ये वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और गंध का ही एक अलग रूप है इत्र का सुगंध। लेकिन ईर्ष्या जो है वो जलन बोलते हैं इसको। कोई अगर सक्सेस कर रहा है तो उसे देखकर जो जलने की क्षमता है वो ईर्ष्या कहलाती है, ठीक है। और ये जो है वो भाव है, ये पदार्थ नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। क्वेश्चन 7 देखते हैं, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। जिस पदार्थ को जितना तेजी से हम गर्म करेंगे, जैसे पानी को गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, उसके अंदर गतिज ऊर्जा आने जाएगी, ठीक है। 8 देखते हैं, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? अगर हम बताएं कि किसी भी पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। 9 क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? जब पदार्थ के कण खुद से एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं उसे विसरण कहते हैं। पदार्थ के कणों का खुद से मिल जाना विसरण कहलाता है। 10, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का
पता चलता है। तो अभी हम चीनी का एग्जांपल लेके कह रहे थे कि चीनी आखिर पानी में जब घुलता है तो पानी का ना स्तर बढ़ता है और ना ही घटता है। क्यों? क्योंकि पानी में रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो 10 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन पदार्थ है? फिर वही चीज, तो इसमें भाव है, घृणा भी भाव है, विचार भी भाव है, लेकिन जो घड़ी है ये एक पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी। 12 क्वेश्चन देखते हैं। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, तभी तो एक दूसरे से पूरा ठोस चिपके होते हैं। ठीक ना। सबसे कम आकर्षण बल जो होता है वो गैस के कणों के बीच होता है। गैस के कणों के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है। ठीक है। 13 क्वेश्चन, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होगा? किसी वस्तु पर अगर हम बाहरी बल लगाते हैं और वो वस्तु ठोस है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आकृति में, उसकी आकृति क्या होगी? नहीं बदलेगी। बाहरी बल किसी ठोस वस्तु पर लगाएंगे तो आकृति उसकी नहीं बदलेगी। ठीक है, 13 हो गया। 14 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द्रवों का आकार और आयतन निश्चित होता है या आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन अनिश्चित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो द्रव में क्या होता है कि आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। कैसे? तो एग्जांपल समझ लीजिए कि एक बोतल पानी है, अगर उस बोतल के पानी को हम किसी और बर्तन में रखेंगे तो पानी का जो हमारा 1 लीटर है पानी, तो किसी और बोतल में भी 1 लीटर होगा, लेकिन जब बोतल में रखे हैं तो पानी का शेप बोतल को हो जाएगा, लेकिन इसी को जब किसी और बर्तन में रखेंगे, अदर पॉट में रखेंगे, तो वो उस पॉट का मतलब आकार ले लेगा। ठीक है, इसीलिए द्रव का आकार निश्चित होता है लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक। क्वेश्चन 15, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो गैसीय अवस्था में जो कणों की गति होती है वो अनियमित और तीव्र होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द्रवों में किसका विसरण संभव है? द्रव में सबसे ज्यादा विसरण, वैसे तो ठोस का भी होता है, द्रव का भी होता है, गैस का भी होता है। ऑप्शन तीनों है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 का आंसर हो जाएगा डी। 17 देखते हैं। ठोस पदार्थों का, अब बताइए ठोस पदार्थों का क्या होता है? तो ठोस पदार्थों का दोनों निश्चित होता है, आकार भी और आयतन भी। क्लियर है? 18 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होती है? सबसे ज्यादा संपीड़न गैस होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा संपीड़न अगर कोई पदार्थ है तो वो गैस होता है। संपीड़न क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, इसीलिए इसका दोनों निश्चित होता है, तो इसे किसी प्लेस पे फोर्स के द्वारा दाब लगा करके उस प्लेस में इसको हम फिट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा दाब लगा करके किसी छोटे सी जगह पे किसी चीज को हम रख सकते हैं तो वो गैस है, इसीलिए सबसे ज्यादा संपीड़न गैस है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है? तो कौन से पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। वैसे सबसे ज्यादा रिक्त स्थान जो होता है वो गैस में होता है। द्रव में भी रिक्त स्थान होता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है वो गैस के कणों बीच में रिक्त स्थान होता है, ठोस में तो होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में ईंधन के रूप में हम सीएनजी गैस का यूज करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी बोलते हैं इसे संपीड़न गैस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। कह रहा है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा
अब ध्यान देना है कि गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसकी तुलना में कम होता है। क्यों? क्योंकि गैस में रिक्त स्थान ज्यादा होते हैं और द्रव में गैस के अपेक्षा रिक्त स्थान कम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 में कह रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता है, जो तैराक लोग होते हैं, वो पानी काट पाता है। किस कारण से? तो पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या पानी की संपीड़ितता अधिक होती है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि पानी के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्लियर है? 23 में देखते हैं, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तापमान को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो हम मापते हैं तापमान को, तो आप लोग पता है कि तापमान को हम लोग जो मेजर करते हैं वो केल्विन, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। हम लोग तो फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, सेंटीग्रेड बोलते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक है वो केल्विन है। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन केल्विन और सेल्सियस से आने वाले हैं। 24 में देखते हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग इसे घनत्व कहा जाता है, डेंसिटी। 25 क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा तेज चलना है, अब तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। तो क्या बनता है? दबाव। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। कुकर में जब किसी चीज़ को हम उबालते हैं तो उससे कुकर के अंदर से जो गैस निकलता है वो कुकर के ढक्कन पे दबाव, कवर पे दबाव डालता है, जिससे कुकर का सीटी बजता है। 26 बोल रहा है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का गलनांक कहलाता है। क्लियर है? अगर कोई ठोस, जैसे बर्फ, अगर बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद वो देख रहे पिघल रहा है, तो जिस तापमान पर वो पिघल रहा है उससे उस ठोस का क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। 27 बोल रहा है कि ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी भी ठोस में तापमान को हम बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। 28 कह रहा है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। जब कोई ठोस गलता है तो उसका तापमान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। देखिए आ गया डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, सवाल है बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का जो गलनांक होता है, दैट मीन्स बर्फ जो गलने लगता है वो 273 केल्विन होता है, और इसका जो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। क्लियर है? 30 देखते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन 13 हो गया। 31, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। 273 केल्विन पर जल के कणों की जो ऊर्जा होती है वो उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है, तो इसका हो जाएगा अधिक होती है। 32 है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या? क्वथनांक, संघनन, गलनांक या वाष्पीकरण। तो इसे हम क्वथनांक कहते हैं। अगला है 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। अब ध्यान रखिएगा 373 केल्विन, दैट मीन्स ये 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है।
ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होगा, अधिक ऊर्जा उपभोग करेगा वो, ठीक है, क्योंकि पानी खौलना शुरू हो जाएगा उस तापमान पे। किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी पदार्थ पर हम तापमान में बदलाव लाते हैं तो क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। 36 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 300 केल्विन जो होता है, आप इसे कैसे निकालोगे, तो सिंपल 300 को 300 माइनस 273 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक चीज को आप लोग इस बात को नोटिस कर लीजिएगा कि अगर केल्विन टू सेल्सियस बोलेगा तो 273 को माइनस करना है, और सेल्सियस टू केल्विन बोलेगा तो 273 को प्लस करना है। सिंपल फॉर्मेट है ये, C2K प्लस K2C माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। वाष्पीकरण कहते हैं इसे हम। क्वथनांक क्या करता, कम तापमान पर, क्वथनांक से भी कम तापमान पर अगर द्रव वाष्प बन जाता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। ओके है। 37 देखते हैं, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वाष्पीकरण को सभी, तापमान से ही वाष्पीकरण होता है, आर्द्रता से भी होता है और वायु की गति से, तीनों से वाष्पीकरण होता है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा। अगर हम नमी को बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा गर्मी के कारण होता है। तो अगर हम ठंड बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण कम हो जाएगी। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो चीज़ें जल्दी ठंडी होंगी, जल्दी ठंडी होंगी तो वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। 40 दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। अगर दाब को हम बढ़ा दें और तापमान को घटा दें तो पदार्थ की अवस्था में क्या बदलाव आएगा। तो पदार्थ ठोस द्रव में बदल जाएगा, बी है द्रव गैस में बदल जाएगा, सी ठोस गैस में बदल जाएगा, और डी है गैस द्रव में बदल जाएगा। तो गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 40 का। ओके, 41 देखते हैं, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब भी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करेंगे पानी को तो पानी क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, दैट मीन्स भाप बन जाएगा। समझ में आ रहा सभी को। 42, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ और विथ डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों से बेनिफिट भी है